सुप्रभात बच्चों। कक्षा 2 हिंदी में आप सभी का स्वागत है। बच्चों, कल हम कर रहे थे हमारी हिंदी पाठ्य पुस्तक खुलते पंख का पाठ 15 का अभ्यास। बच्चों, पाठ के पीछे जितने भी व्याकरण संबंधित अभ्यास दिए गए हैं या पाठ के अभ्यास दिए गए हैं, हम उनको दोहरा रहे थे। आज से हम शुरू करेंगे शब्दार्थ दोहराना। तो बच्चों, जैसा कि आप जानते हैं, वैल्यूएशन 3 आ रहा है और हमारा सिलेबस है पाठ 11 से 15 तक। तो आज से हम शुरू करेंगे पाठ 11 से 15 तक के शब्दार्थ। तो बच्चों, यह कुछ शब्द हैं जिनको हम यहाँ लिखेंगे और उनको समझेंगे। तो यहाँ पे आज शुरू करेंगे बच्चों हम हमारे पाठ 11। पाठ 11 चिड़िया। चिड़िया, चिड़िया का शब्दार्थ। तो बच्चों, पाठ के पीछे पाठ से संबंधित कुछ शब्दार्थ दिए गए हैं और कुछ मुहावरे दिए गए हैं। तो इनको हम यहाँ लिख करके इनका अभ्यास करेंगे। तो बच्चों, पहला शब्दार्थ है नील। जैसा कि हमने पाठ में पढ़ा, नील का मतलब नीला। शब्दार्थ और मुहावरे। पहला है नील। नील का मतलब बच्चों नीला। नील का अर्थ है नीला। न पर बड़ी की मात्रा, न पर आ की मात्रा। पाठ में हमने पढ़ा कि जो चिड़िया है वह नीले आसमान में उड़ती फिरती है, उड़ती रहती है। तो यहाँ पे नील का मतलब है नीला। और नीला गगन शब्द का प्रयोग किया गया। आसमान के लिए नीला गगन। गगन का अर्थ है आसमान। आसमान, गगन का अर्थ है आसमान। उसके बाद तीसरा है बच्चों, तीसरे में हमारे पास है, तीसरा शब्द हमारा है बच्चों कोमल। जैसा कि आप जानते हो, कोमल का मतलब होता है मुलायम। तो हम यहाँ कोमल के आगे लिखेंगे मुलायम। कोमल, कोमल के आगे हम मुलायम लिखें। कोमल का मतलब है मुलायम। तो बच्चों, कोमल का मतलब है मुलायम। उसके बाद चौथे में हमारे पास है जल। जल का मतलब है पानी। प पर आ की मात्रा और न पर बड़ी ई की मात्रा। जल का मतलब है पानी। उसके बाद पांचवे में हमारे पास है बच्चों डुलाती। डुलाती का मतलब है हिलाती। ला तो पर बड़ी की मात्रा ती। डुलाती यानी हिलाती। डुलाती का मतलब है हिलाती। उसके बाद 6 में हमारे पास है नीड़। नीड़ का मतलब है घोंसला। नीड़, न पर बड़ी की मात्रा नीड़ का मतलब है घोंसला। घोंसला। उसके बाद हमारे पास है 6 के बाद हमारे पास है आनंद। आनंद का मतलब हर्ष। आनंद 7 में हमारे पास है आनंद। आनंद का मतलब हर्ष या खुशी। नीला। नील का मतलब नीला। गगन, आसमान, आकाश। गगन, आसमान, आकाश। कोमल, मुलायम। जल, पानी। डुलाती, हिलाती। नीड़, घोंसला। आनंद, हर्ष, खुशी। तो बच्चों, नील का मतलब नीला होता है। नीला गगन का मतलब आसमान होता है। चिड़िया कहाँ उड़ती फिरती है? नीले आसमान में या नीले गगन में। तो यहाँ पे हम लिखेंगे नीला आसमान। उसके बाद कोमल का मतलब मुलायम। जल का मतलब पानी। डुलाती का मतलब हिलाती। नीड़ का मतलब घोंसला। आनंद, हर्ष, खुशी। तो बच्चों, आनंद का मतलब हर्ष,
खुशी। तो यहाँ पे नीला, न पर बड़ी की मात्रा, ल पर आ की मात्रा, नीला, आसमान, आकाश, मुलायम, पानी, हिलाती, घोंसला, हर्ष या खुशी। इन शब्दों को आप लिख करके याद करेंगे और लिख करके और बोलकर दोनों अभ्यास करेंगे। तो बच्चों शब्द, शब्दार्थ और मुहावरे, कोई मुहावरे तो नहीं है इस पाठ में, लेकिन शब्दार्थ हैं जिनको हम बोल बोल के पढ़ेंगे और याद करेंगे। नील, नीला, नील का मतलब नीला होता है। गगन का मतलब आसमान, आकाश होता है। कोमल, कोमल का मतलब मुलायम होता है। जल, पानी, डुलाती, हिलाती, नीड़, घोंसला, आनंद, हर्ष, खुशी। अब बच्चों चिड़िया कहाँ उड़ती फिरती है? चिड़िया नीले आसमान में। नीला आसमान के लिए कविता में शब्द दिए गए हैं नील गगन। यहाँ पे नील का मतलब नीला, गगन का मतलब आसमान भी आप लिख सकते हैं और आकाश भी लिख सकते हैं। उसके बाद कोमल, चिड़िया के पंख कैसे होते हैं? कोमल होते हैं और इन पंखों को डुला करके यानी हिला करके वह उड़ती है। तो कोमल का मतलब होता है मुलायम। उसके बाद जल, जल का मतलब पानी होता है। जल का मतलब पानी। उसके बाद डुलाती, डुलाती का मतलब हिलाती, डुलाना मतलब हिलाना। तो यहाँ पे चिड़िया जो होती है अपने पंखों को डुला करके उड़ती है यानी हिला करके उड़ती है। उसके बाद नीड़, नीड़ का मतलब है घोंसला। आनंद, हर्ष, खुशी। आनंद का मतलब हर्ष और खुशी। तो बच्चों इस तरह से हमने पाठ 11 के शब्दार्थ को दोहरा लिया। अब हम दोहराएंगे हमारे पाठ 12 के शब्दार्थ और मुहावरे। तो चलिए पाठ 12 के शब्दार्थ और मुहावरे हम दोहराते हैं। तो बच्चों हमारे अगला पाठ है कितने कौवे। इस पाठ में हमें कुछ शब्दार्थ भी हैं और इनको हम यहाँ लिख करके दोहराएंगे। तो यहाँ पे हम लिखेंगे कितने, कितने, कितने कौवे, कौवे। तो बच्चों इस पाठ में भी कुछ शब्दार्थ हैं। पहला शब्दार्थ है बच्चों सभा। सभा यानी दरबार, सभा यानी दरबार। आपने इस पाठ में पहले पृष्ठ पे एक चित्र देखा। उस चित्र में दरबार में राजा है, मंत्री हैं, मंत्रियों के साथ दरबारी हैं, सब बैठ करके सभा कर रहे हैं। बच्चों सभा का मतलब होता है मीटिंग करना, विचार विमर्श करना। तो वहाँ पे जितने भी लोग राज्य से संबंधित हैं जैसे कि दरबारी, मंत्री और राजा सभी बैठ के विचार विमर्श कर रहे हैं। और विचार विमर्श किस विषय पर करेंगे? विचार विमर्श राज्य के लिए, जैसे कि इनका जो राज्य है उसमें कोई समस्या हो, लोगों से संबंधित कोई समस्या हो, उसके बारे में विचार विमर्श करते हैं। मतलब एक दूसरे की बातें सुनते हैं, उसका हल निकालते हैं। तो इस तरह की मीटिंग को हम सभा कहते हैं या दरबार कहते हैं, क्योंकि राजा की जो सभा लगती है उसको हम दरबार कहते हैं, जिसमें राजा होते हैं, मंत्री होते हैं और दरबारी होते हैं। तो सभी मिल करके जो भी समस्या होती है राज्य से संबंधित, वह उस समस्या पर वो यह लोग विचार विमर्श करते हैं। इसे हम दरबार कहते हैं या फिर हम इसे सभा भी कह सकते हैं, क्योंकि सभा में वो सारे लोग उपस्थित होते हैं जो कि राज्य से संबंधित होते हैं। कुछ लोग जो दरबारी होते हैं वो लोगों की तरफ से होते हैं और मंत्री और राजा सभी मिल करके राज्य के बारे में विचार विमर्श करते हैं या फिर कोई और समस्या हो उस पर भी बातचीत करते हैं। तो इसे हम दरबार या सभा कहते हैं। उसके बाद दूसरा है बच्चों, दूसरा है सिंहासन। आपने पहले चित्र में देखा सिंहासन। सिंहासन का मतलब होता है राजा के बैठने की जगह। जब दरबार में राजा भी होते हैं तो राजा के सभी के बैठने के लिए जगह होती है, लेकिन राजा के लिए खास जगह होती है और थोड़ी ऊंचाई पर होती है और काफ़ी आलिशान होता है। उसमें हीरे जवाहरात भी जड़े होते हैं और वह कितना आलिशान होता, मतलब कितना अच्छा होता है या कितना खास होता है, वह राजा के
निर्भर करता है कि राजा कितना बड़ा है। तो जैसा राजा होता है उस हिसाब से उसके बैठने का आसन भी होता है। तो बैठने के आसन को हम सिंहासन कहते हैं। तो राजा के बैठने की जगह, राजा के बैठने राजा के बैठने का स्थान, राजा के बैठने का स्थान, राजा के बैठने का स्थान, जो राजा के बैठने का स्थान होता है उसे हम सिंहासन कहते हैं। तो सभा में एक स्थान होता है जिस पर राजा बैठता है, उसे हम सिंहासन कहते हैं। और या फिर राजा के बैठने का आसन भी कह सकते हैं। आसन का मतलब होता है, आप स्थान की जगह पे आसन भी कह सकते हैं। आसन मतलब बैठने की जगह, आसन यानी बैठने की जगह। उसके बाद तीसरा है बच्चों, तीसरे में हमारे पास है दौरा। द पर अ की मात्रा, दौरा। तो बच्चों जैसा कि हमने देखा, अभी हमने बात किया, जो राजा होता है उसका काम है प्रजा के बारे में जानना, उनकी समस्याओं को समझना और उसका हल निकालना। तो राजा क्या करते हैं, समय समय पर अपने राज्य का दौरा करते हैं, अपने लोगों से मिलते हैं, उनसे बातचीत करते हैं और उनकी समस्याओं का हल निकालते हैं। तो यहाँ पे दौरा का मतलब है किसी स्थान पर जाकर के वहाँ पर जांच पड़ताल करना। अब जांच पड़ताल क्या करेंगे कि उनके राज्य में कोई समस्या तो नहीं है, जो उनके राज्य में रहने वाले लोग हैं उनको कोई परेशानी तो नहीं है, या फिर ऐसी कोई परेशानी है तो उसका हल निकालने की कोशिश करते हैं। तो राजा जो होते हैं उनका काम होता है राज्य से संबंधित लोगों या राज्य से संबंधित समस्याओं को समझना और उसका हल निकालना। तो राजा अपने राज्य में समय समय पर दौरा करते हैं और अपने राज्य में रहने वाले लोगों से बातचीत करते हैं और उनकी समस्याओं का हल निकालते हैं या जांच पड़ताल करते हैं कि लोगों को कोई समस्या है या नहीं, या फिर कोई दिक्कत तो नहीं है। तो ये इन सब चीज़ों को हम जब वो, और ये सब काम करने के लिए जब वो राज्य में जाकर घूमते हैं, इस घूमने को हम दौरा करना कहते हैं। राजा जब राज्य में जाकर घूमते हैं, वहाँ पर की समस्याओं या वहाँ के लोगों से बातचीत करते हैं, वहाँ पर जाकर जांच पड़ताल करते हैं, उसे हम दौरा कहते हैं। तो पाठ में भी हमने पढ़ा कि जो कृष्णदेव राय थे वह अपने राज्य के दौरे पर जाना चाहते थे और इसलिए उन्होंने मंत्रियों को आदेश दिया था कि उनके दौरे का प्रबंध करें। तो दौरा मतलब किसी स्थान पर जाना, वहाँ के से संबंधित जानकारी लेना या जांच पड़ताल करने को हम दौरा कहते हैं। तो हम यहाँ लिखेंगे जांच पड़ताल के लिए फेरी लगाना। जांच पड़ताल, पड़ताल के लिए ल पर छोटी की मात्रा ए, के लिए जांच पड़ताल के लिए फेरी लगाना या फेरा लगाना। फेरा लगाना मतलब घूमना, फेरा लगाना, जांच पड़ताल के लिए फेरा लगाना। तो बच्चों दौरा यानी किसी स्थान पर जाकर के वहाँ की समस्याएं जानना, वहाँ के बारे में पता करना, वहाँ के लोगों के बारे में पता करना, लोगों से बातचीत करना और वहाँ जा करके और इसी जा करके पता करने को, जांच पड़ताल करने को हम दौरा कहते हैं। तो राजा जो होता है वह अपने राज्य के लोगों की हालचाल लेने जाता है या फिर उनसे बातचीत करने जाता है। समय समय पर राजा, कहीं का भी राजा हो, वह अपने राज्य का दौरा करता है या फिर वहाँ का जांच पड़ताल करता है। और जांच पड़ताल के लिए जो जाकर फेरी लगाता है उसे हम दौरा कहते हैं। उसके बाद हमारा दूसरा शब्द है बच्चों, उसके बाद हमारे पास अगला शब्द हमारा है प्रबंध। प्रबंध का मतलब होता है तैयारी करना। 4 प्रबंध का मतलब होता है तैयारी करना। प्रबंध का मतलब होता है इंतजाम करना, तैयारी करना, व्यवस्था करना। तो बच्चों कोई भी काम हो उसके
का इंतज़ाम किया जाता है। किसी भी काम को करने से पहले, कोई भी आयोजन करने से पहले, या कोई भी चलिए हम दौरे पर भी जाते हैं तो उससे पहले हम उसकी तैयारी करते हैं। वहाँ पे क्या सामान लेकर के जाना है, किस समय जाना है, किस वाहन से जाना है। अगर हम भी लोग कहीं दौरा करने जाते हैं तो उसके पहले, जैसे कि ट्रेन से जाते हैं तो रिजर्वेशन कराते हैं, तो हम दौरे पर जाने की क्या क्या तैयारी है वह सब, उन सब तैयारियों को यहाँ पे प्रबंध कहा गया है। तो हम कोई भी काम करते हैं, हमारे घर में अगर छोटी सी हमें पार्टी ही करनी है तो हम उसकी व्यवस्था करते हैं। स्कूल में ही कोई फंक्शन होता है तो हम उसकी व्यवस्था करते हैं, इंतज़ाम करते हैं। तो कोई भी आयोजन करने से पहले जो हम तैयारियां करते हैं, इंतज़ाम करते हैं, उसको हम प्रबंध कहते हैं। हम प्रबंध को इंतज़ाम भी कह सकते हैं, या फिर प्रबंध को हम व्यवस्था भी कह सकते हैं और उपाय भी कह सकते हैं। तो प्रबंध का मतलब व्यवस्था, व्यवस्था, इंतज़ाम, व्यवस्था या उपाय। इंतज़ाम भी कह सकते हैं, उपाय भी कह सकते हैं। व्यवस्था, उपाय। कोई भी काम करने से पहले हम उसकी तैयारी करते हैं, उसका इंतज़ाम करते हैं और उस तरह की व्यवस्था करते हैं। तो इसे हम प्रबंध करना कहते हैं। हमें कहीं जाना हो या फिर हमें कोई घर में ही आयोजन करना हो तो हम उसकी तैयारी करते हैं, उस तैयारी को हम प्रबंध करना कहते हैं। तो यहाँ पे या फिर उपाय भी कह सकते हैं, तैयारी भी कह सकते हैं, व्यवस्था भी कह सकते हैं और इंतज़ाम भी कहते हैं। तो इसे हम प्रबंध करना कहते हैं। तो बच्चों यहाँ पे कुछ शब्द हैं। सभा, सभा का मतलब है दरबार। सिंहासन का मतलब है राजा के बैठने का आसन, राजा के बैठने का आसन। दौरा, दौरा का मतलब जांच पड़ताल के लिए फेरा लगाना, जांच पड़ताल के लिए फेरा लगाना। उसके बाद प्रबंध, प्रबंध का मतलब है व्यवस्था या उपाय, व्यवस्था या उपाय। तो बच्चों इनको भी आप लिख करके याद करेंगे। फिर अगला है बच्चों हमारे पास पांचवा शब्द जो हमारा इस पाठ में है वह लिखेंगे। पांचवें में हमारे पास है बच्चों चतुर। चतुर कौन था पाठ में बच्चों? चतुर तेनालीरामा थे। चतुर, चतुर का मतलब तेनालीरामा। यहाँ पे इस पाठ में जो तेनालीरामा थे यह राजा के मंत्री कहलाते थे, सलाहकार कहलाते थे, जिनको के बारे में हमने बहुत सारी किस्से कहानियाँ सुनी। और हम जानते हैं कि जो तेनालीरामा थे बहुत ही चतुर या कह सकते बुद्धिमान, हाजिर जवाब थे। वो कभी भी कोई भी उनको समस्या उनके सामने आए कभी वो हार नहीं मानते थे और बहुत ही सूझबूझ के साथ जांच पड़ताल करके उसके निष्कर्ष पर आते थे। और इसी तरह की समस्या जब भी कृष्णदेव राय के सामने आती थी तो वह चुटकियों में उसे हल कर देते थे। और अगर कोई ऐसी समस्या होती थी जिसमें थोड़ा उन्हें सोचने की ज़रूरत थी, उसके लिए वह वक्त मान करके उसका उपाय निकालते थे और तुरंत किसी चीज़ का जवाब देते थे, इसलिए उनको हाजिर जवाब कहा जाता था। इसलिए उनको हाजिर जवाब भी कहा जाता था। तो बच्चों इस तरह से ये जो कृष्णदेव राय थे वह उन्हें बहुत मानते थे और जब भी वो किसी समस्या में फंसते थे तो तेनालीराम उनकी मदद किया करते थे, इसलिए उनके वह प्रिय थे। तो यहाँ पे मतलब चतुर का मतलब बच्चों चालाक, चतुर का मतलब चालाक। तो हम लिखेंगे चालाक। यहाँ पाठ में हमने चालाक, तो बच्चों हमने पाठ में पढ़ा कि कृष्णदेव राय किस तरह से बहुत चालाक थे और वह किसी भी समस्या का चुटकियों में हल निकाल देते थे और बहुत समझदारी के साथ किसी चीज़ का जवाब देते थे, जिससे कि कोई भी उसमें को काट नहीं सकता था और जो काटता वो खुद ही फंस जाता। इस तरह से वह सवाल का हल निकालते थे। तो बच्चों वो बहुत ही हाजिर जवाब थे, बहुत चालाक थे और बहुत समझदारी से कोई काम किया करते थे। तो यहाँ पे चतुर का हम लिखेंगे चालाक। उसके बाद प्रवेश। तो बच्चों यहाँ पे हम जानते हैं प्रवेश, प्रवेश का मतलब है बाहर से अंदर आना। प्रवेश का मतलब होता है बाहर से अंदर आना या फिर भीतर आना। अंदर आना को हम भीतर आना भी कह सकते हैं। तो हम यहाँ लिखेंगे भीतर आना। अगर आप अंदर आना भी लिखेंगे तो यह गलत नहीं होगा। प्रवेश करना, किसी जगह पे घुसना, किसी स्थान पर घुसना, अंदर आना या भीतर आना। उसके बाद हमारे पास है सातवां में हमारे पास है बच्चों बुद्धिमान।
बुद्धिमान, बुद्धि, बहुत बुद्धि वाला, जिसके पास बहुत बुद्धि होती है उसे हम बुद्धिमान कहते हैं। तो बच्चों बुद्धिमान का मतलब समझदार होता है, बुद्धिमान। बुद्धिमान का मतलब समझदार होता है, जो बहुत समझदार हो, जो बहुत बहुत समझदार हो, समझदार हो, जो बहुत समझदार हो और बहुत सोच समझ के किसी काम को करता हो, जो हाजिर जवाब हो और कभी भी किसी सवाल के लिए ना कहता हो, तो उसे हम बुद्धिमान कहेंगे। तो यहाँ पे जो तेनालीराम थे वह बहुत ही बुद्धिमान थे, और हमने पाठ में भी देखा कि किस तरह से उन्होंने ऐसे सवाल का हल निकाला जो कि किसी को भी उम्मीद नहीं थी कि वह उसका जवाब दे सकते थे, या कोई भी उस सवाल का जवाब दे सकता था, क्योंकि कौवों की गिनती करना बहुत मुश्किल है। उन्होंने कौवों की गिनती भी नहीं की और फिर भी ऐसा जवाब दिया कि सब लोग जानते थे कि उन्होंने ना तो कौवों की गिनती की थी और ना ही जो आंकड़ा बताया था वो सही था, लेकिन फिर भी सब लोग उनकी बात को काट भी नहीं सकते थे बच्चों। तो इसे हम समझदारी कहते हैं। हम अपनी समझ से बड़े मुश्किल का भी हल निकाल सकते हैं। उसके बाद बच्चों यह थे कुछ शब्द जो हमने पाठ 12 से पढ़े। कितने कौवे, चलिए एक बार हम इसे दोहराते हैं। चतुर, चतुर मतलब चालाक। प्रवेश मतलब भीतर आना या अंदर आना, बाहर से किसी भी स्थान में घुसना, किसी भी जगह पर घुसना, उसे हम भीतर आना या अंदर आना कहते हैं। उसके बाद बुद्धिमान का मतलब है जो बहुत समझदार हो, जो बहुत समझदार हो, समझदारी वाला काम करता है, उसे हम बुद्धिमान कहते हैं। तो पाठ में हमने जाना कि तेनालीराम किस तरह से, जो तेनालीरामन थे किस तरह से बहुत चतुर भी थे और बुद्धिमान भी थे। तो बच्चों यहाँ पे इस पाठ में हमने जो शब्दार्थ पढ़े, एक बार फिर हम इसे दोहराते हैं। सभा का मतलब दरबार होता है। सिंहासन का मतलब होता है राजाओं के बैठने का आसन, वह स्थान जहाँ पर राजा बैठते हैं। उसके बाद आसन, बैठने की जगह। उसके बाद मंत्री यानी राजा को सलाह देने वाला। मंत्री का मतलब होता है राजा को सलाह देने वाला। दौरा का मतलब जांच पड़ताल करना। उसके बाद फेरा लगाना। दौरा का मतलब जांच पड़ताल के लिए फेरा लगाना। प्रबंध का मतलब व्यवस्था, उपाय या इंतजाम करना। चतुर का मतलब चालाक। प्रवेश का मतलब भीतर आना। बुद्धिमान का मतलब जो बहुत समझदार। तो बच्चों सभा का मतलब दरबार, सभा के लिए आप दरबार लिखेंगे। सिंहासन के लिए राजाओं के बैठने का आसन। मंत्री राजा को सलाह देने वाला। दौरा जांच पड़ताल के लिए फेरा लगाना। प्रबंध व्यवस्था, उपाय। उसके बाद चतुर यानी चालाक। प्रवेश भीतर आना। बुद्धिमान जो बहुत समझदार हो। तो बच्चों इस तरह से हमने पाठ 12 के भी शब्दार्थ दोहरा लिए। अब हम दोहराएंगे हम अपने अगले पाठ का शब्दार्थ, पाठ 13। तो बच्चों चलिए हम पाठ 13 के शब्दार्थ को दोहराते हैं। पाठ 13 है बहादुर भीम। पाठ 13 बहादुर, द पर छोटे की मात्रा, दुर, भीम, भ पर बड़ी की मात्रा, भीम, बहादुर भीम। तो बच्चों पाठ 13 में भी हमारे पास कुछ शब्दार्थ और मुहावरे भी हैं, तो चलिए इनको लिख करके हम दोहराते हैं। तो बच्चों पहला है बलवान। शब्द अर्थ और मुहावरे। बलवान, तो बच्चों बलवान का मतलब ताकतवर। बलवान का मतलब ताकतवर। वन जंगल। प्रतिदिन का मतलब रोज। कारण का मतलब वजह। बेहाल का मतलब खराब हालत। आश्चर्य का ठिकाना न रहना, यह एक मुहावरा है। बहुत आश्चर्य होना। गर्व का मतलब अभिमान। तो चलिए हम इसे लिख करके समझते हैं। पहला है बलवान, जो जिसके पास बहुत बल हो, जिसे हम
ताकतवर भी कह सकते हैं, शक्तिशाली भी कह सकते हैं। बलवान जिसके पास बहुत बल हो, जैसे हम ताकतवर भी कह सकते हैं, ताकतवर कहते हैं, या शक्तिशाली भी कह सकते हैं, जिसके पास बहुत शक्ति हो, शक्तिशाली, शक्तिशाली भी कह सकते हैं। तो यहाँ पे जिसके पास बहुत शक्ति हो, शक्तिशाली। बलवान, ताकतवर या शक्तिशाली। उसके बाद वन, वन मतलब जंगल, वन मतलब जंगल, वन का मतलब जंगल होता है। उसके बाद हमारे पास है प्रतिदिन, प्रतिदिन का मतलब रोज, प्रतिदिन, प्रतिदिन मतलब रोज या हर रोज हम कह सकते हैं। कोई काम जो रोज होता हो, हम प्रतिदिन अपने दांत साफ करते हैं, ठीक है, हम प्रतिदिन स्कूल जाते हैं, तो रोज। उसके बाद चार, चार में हमारे पास है, चार में हमारे पास है कारण, कारण, कारण का मतलब वजह है, वजह है, वजह है, कारण का मतलब वजह है, वजह है, कारण का मतलब वजह है। बेहाल, ब पर एक ही मात्रा, ह पर आ की मात्रा और ल, बेहाल, बेहाल का मतलब खराब, खराब, खराब हालत, हालत, खराब हालत। बेहाल का मतलब खराब हालत, बेहाल का मतलब खराब हालत। आश्चर्य का ठिकाना न रहना, आश्चर्य का ठिकाना न रहना एक मुहावरा है। तो बच्चों, बहुत आश्चर्य होना। अचानक मेरा दोस्त मेरे घर आया तो मेरे आश्चर्य का ठिकाना नहीं था। तो ऐसा कोई चीज़, वह दोस्त जो कि कहीं दूर रहता था या फिर जो रोज नहीं आता था, एकदम से बिना बताए घर आ गया, तो मेरे आश्चर्य का ठिकाना ना रहा। तो आश्चर्य का ठिकाना न रहना मतलब बहुत आश्चर्य होना। उसके बाद गर्व का मतलब अभिमान, 6 में हम लिखेंगे गर्व, गर्व का मतलब अभिमान, भ पर छोटी की मात्रा, भी मा न, अभिमान, गर्व का मतलब अभिमान। तो बच्चों, इस तरह से हमने यह कुछ शब्द देखे। आखिर में हम देखेंगे यहाँ पे जो मुहावरा दिया गया है, 7 पे हमारे पास मुहावरा है। आश्चर्य, आश्चर्य, आश्चर्य का ठिकाना, ठिकाना, ठिकाना न रहना, रहना, न रहना, आश्चर्य का ठिकाना न रहना। अब बहुत, बहुत, बहुत आश्चर्य, आश्चर्य होना, बहुत आश्चर्य होना। जैसा कि मैंने बताया, कुछ ऐसा होना जिसका हमें उम्मीद ना हो, जिसका हमने उम्मीद ना। सो चिल्ड्रन, यहाँ पे आश्चर्य का ठिकाना न रहना, बहुत आश्चर्य होना, ऐसा कुछ होना जिसका हमें उम्मीद नहीं था। अब मेरा दोस्त अचानक घर आ गया तो मेरे आश्चर्य का ठिकाना नहीं था, क्योंकि दोस्त ने कहा नहीं था या मुझे उम्मीद नहीं थी कि आज मेरे घर आ जाएगा, तो मुझे मेरे आश्चर्य का ठिकाना नहीं था। अचानक बारिश हो गई तो मेरे आश्चर्य का ठिकाना, अचानक एकदम तेज धूप में अचानक बारिश होने लगी तो मेरे आश्चर्य का ठिकाना नहीं था, क्योंकि मुझे उम्मीद नहीं थी। मैं घर से बाहर निकला तो छाता लेकर नहीं निकला था और भीग गया। तो ये सारी बातें बच्चों, आश्चर्य का ठिकाना न रहना। तो यहाँ पे तो ऐसा कुछ काम होना जिसके बारे में हमें उम्मीद नहीं थी या हमने सोचा नहीं था, तो ये एक मुहावरा है। तो बच्चों, हम जानते हैं मुहावरों में जो शब्द होते हैं, उन शब्द जो हम पढ़ते हैं एकदम वैसा ही मीनिंग नहीं होता, थोड़ा हट करके होता है, तो हमें अंदर के मतलब को समझना होता है। तो यहाँ पे हमारे पास बच्चों है बलवान, ताकतवर, शक्तिशाली। बलवान, ताकतवर, शक्तिशाली। बलवान का मतलब ताकतवर भी लिख सकते हैं हम, शक्तिशाली भी लिख सकते हैं। वन जंगल, प्रतिदिन, रोज, कारण, वजह, बेहाल, खराब हालत। उसके बाद गर्व, अभिमान। गर्व का मतलब अभिमान। अब यहाँ पे जो भीम थे बहुत ताकतवर थे या बलवान थे। भीम
बहुत बलवान थे। बलवान थे इसीलिए उन्होंने राक्षस को मार डाला। उसके बाद वन, वन का मतलब जंगल होता है, वन का मतलब जंगल होता है। उसके बाद प्रतिदिन, प्रतिदिन का मतलब रोज। कोई भी काम जो हम नियम से करते हैं उसे हम अपने दांत प्रतिदिन साफ करते हैं, हम प्रतिदिन सुबह उठकर स्नान करते हैं, तो इस तरह से हम प्रतिदिन बनाएंगे। कारण, कारण का मतलब वजह है। बेहाल, बेहाल का मतलब खराब हालत। गर्व, गर्व का मतलब अभिमान। आश्चर्य का ठिकाना न रहना, बहुत आश्चर्य होना। आश्चर्य का ठिकाना न रहना, बहुत आश्चर्य होना। तो बच्चों इस तरह से हमने आज 3 चैप्टर्स का या पाठ का शब्दार्थ पढ़ा और दोहराया। यह शब्दार्थ आपके किताब में पीछे दिए गए हैं, पाठ के पीछे दिए गए हैं। आप इन्हें लिख करके, बोल करके पढ़ेंगे और याद करेंगे। तो बच्चों इसी के साथ आज का वीडियो हम यहीं समाप्त करते हैं। कल आपसे एक बार फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।